नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं राज्यसभा से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे कवर किया जा रहा है घटना चक्र नामक पुस्तक से। इससे पहले लोकसभा तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कराए जा चुके हैं, आप लोग जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के अलावा मॉडर्न इंडिया और साथ ही साथ मध्यकालीन भारत के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं इसी चैनल पे। उसके साथ ही अप्रैल के भी जो करंट अफेयर हैं वो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं तथा उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें नीचे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि राज्यसभा की निश्चित संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250, ठीक है। ये एमपीपीसी 2010 का प्रश्न है। तो व्याख्या देख लेते हैं कि राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें राज्यों संघीय क्षेत्रों से 238 या अधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 225 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा और 8 सदस्य कहाँ से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर से, ठीक है। और किससे ये चुने जाते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा प्रश्न है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ संविधान का अनुच्छेद 80(1) के उपखंड क एवं ख के अनुसार राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 या अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों, ठीक है, मनोनीत किए जाने वाले से, ठीक है। तीसरा प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ठीक है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ये तो भाई गलत ही हो जाएगा, होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये भी गलत है। और भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, गलत बात है भाई, ऐसा नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। संसद में कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ठीक है। और निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। और संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है अनुच्छेद 84 के अनुसार चुने जाते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह भंग नहीं की जा सकती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये गलत है, 30 वर्ष होता है, ठीक है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। आंसर हो जाएगा 1 और 3। ये यूपीपीसी 2014 का प्रश्न है और राज्यसभा स्थायी सदन है। सातवां प्रश्न नीचे दिए गए कथन और कारण देखते हैं। अभिकथन ए और कारण है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही है। आर है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आठवां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग को, ठीक है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 9वां प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 10वां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। 11वां प्रश्न है राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये सही फैक्ट तो है, लेकिन ये कारण नहीं है, ठीक है। 12वां प्रश्न हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। देखिए रिपीट नहीं कर रहा, 48वीं से 52वीं भी बीपीएससी में पूछा है, उससे पहले 41वीं बीपीएससी में पूछा है। 13वां प्रश्न है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जब भंग ही नहीं होता है तो अधिकार किसे प्राप्त होगा भाई। 14वां प्रश्न है राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है, अभी भी होने वाला है, न्यूज में है, तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए जरूर।
15वां प्रश्न है राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं, होती ही नहीं है भंग भाई। 16वां प्रश्न है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो आंसर फिर से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 17वां प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अनुच्छेद 80(1) क के एवं अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। 18वां प्रश्न है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में 12 सदस्य। ठीक है, वो तो ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्य, ये थोड़ा ब्लर हो गया यहाँ पे। 19वां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए, उसके नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, तो ये बाध्यता समाप्त हो गई है। और तीसरा प्रश्न है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधित के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचित क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और 6 अप्रैल 2003 से पहले आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, 20वां प्रश्न है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 21वां प्रश्न है प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो ये थी नरगिस दत्त। आगे बढ़ते हैं, आगे है 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में, ये भी सही है। ये राज्य सूची नहीं होगा यहाँ पे, ये वही मैं सोचूं राज्य सूची कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे राज्यसभा होगा। ठीक है, राज्यसभा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो सही है कि राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, और दूसरा भी सही है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। और सी भी सही है कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। इसमें आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये गलत है, सही नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे देखते सही नहीं पूछ रहा था। तो ये आंसर ये है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ठीक है, और यहाँ पे है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 249। ठीक है, 249। 23वां प्रश्न है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों, 2 टर्म याद रखना है आप लोग को, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, तो एक तो ये हो गया उपस्थित, दूसरा मत, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ठीक है, ये IAS प्री 2016 का प्रश्न है। 24वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, तो अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 249। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब 25वां प्रश्न है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक को, ठीक है, धन विधेयक की बात हो रहा है, तो ये तो सही है। फिर है कि राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत बात है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। ठीक है, 26वां प्रश्न है कथन और कारण यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती हैं और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ठीक है, और उसके बाद है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। 27वां प्रश्न है राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके पश्चात क्या होगा, तो ये होगा कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा
राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। फिर 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर दूसरा है कि धन विधेयक को निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो ये भी सही है। और चौथा है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, नहीं, ये राज्यसभा का अधिकार है। चौथा जो है वो राज्यसभा का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त है। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। IAS-Pre 2012 का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, देख भी रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, और आर्टिकल 312 हम लोग ने पढ़ा ही था पीछे। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 249। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। ठीक है, आर्टिकल 312। 32वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अगले पृष्ठ पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करने के विषय में। ठीक है, और नेक्स्ट है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो ये होगा उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अभी ऊपर पढ़ा था हमने, यदि आपको ध्यान नहीं है तो आप जाके वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। IAS-Pre 2001 का प्रश्न है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। और 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ए है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे देखते हैं, आगे है इसका स्टार दे रखा है। तो यहाँ पे प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये 1999 का प्रश्न है। ठीक है, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 एवं राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य के समूह, तो ये समूह क्यों देखना भाई, सीधे हम लोग सीट याद रख लेते हैं। 37वां प्रश्न है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो यहाँ पे स्टार फिर से दे रखा है। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में पूर्व में 11, वर्तमान में 11 और पूर्व में 18 थे। मध्य प्रदेश में है पूर्व में 16 थे, वर्तमान में 11 हैं। तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, गुजरात में 11, महाराष्ट्र 19 की आपको याद रख लेना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 31 है, पूर्व में 34 थे, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है। ठीक है, युग्म जब आपको राज्यों के लिए आवंटित सीटों की संख्या याद होगी ना तो आप लोग युग्म खुद ही निकाल लेंगे। 38वां प्रश्न, नीचे कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप जाके व्याख्या फिर से पढ़ सकते हैं। 39वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे 18 है, तो वर्तमान में 11 हमने पढ़ा है ना, इसको यहाँ पे स्टार दे रखा हो बिल्कुल। तो आंध्र प्रदेश में 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना था? पश्चिम बंगाल में 16, सही है। यहाँ पे हम लोग एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हम लोग फिर से देख लेते हैं। इस वाले पृष्ठ पे चलते हैं। महाराष्ट्र में 19 है और कर्नाटक में 12 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग।
ये तो हो गया, इसको भी आप लोग ऊपर वाले सेक्शन से देख सकते हैं। आगे चलते हैं 41वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में 18, ये 11 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये 2018 का प्रश्न है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या 11 रह गई है तथा शेष 7 सीटें तेलंगाना को प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 42वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 43वां प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कहां प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में। आगे चलते हैं। 44वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते? तो ऐसा नहीं है, होते हैं उपसभापति सदस्य। फिर दूसरा प्रश्न है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। आर्टिकल 89(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक है। इसलिए कथन एक गलत हो गया। और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में शामिल होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। जबकि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल याद रखना है आप लोगों को। कौन कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 89(1), आर्टिकल 89(2), आर्टिकल 54 का, आर्टिकल 66(1), ठीक है। 45वां प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। यह भी हमने पढ़ा आर्टिकल 89(1) में। और आर्टिकल 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 46वां प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 89(1) एवं आर्टिकल 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे चलते हैं हम लोग। 47वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं भाई? तो ये आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 48वां है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। 49वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। 50वां प्रश्न है, राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति। 51वां प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इनमें से तो कोई नहीं है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू है। ये अपडेट करके दिया है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। 52वां प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1952, वर्ष 1952, ठीक है। 53वां प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा से रिलेटेड सारे प्रश्न कर लिए हैं, लगभग 53 के आसपास प्रश्न कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ख्याल रखें अपना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।